कानपुर के फील खाना में देर रात पति पत्नी और बहू के बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ने के बाद पति ने लात घूंसों और चप्पलों से पीटा। भीड़ के बीच बचाव करने की कोशिश की मगर पति आपे से बाहर हो गया था। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस तीनों को थाने ले आई। हरबंस मोहाल में रहने वाले पति ने बताया कि उसके पड़ोस में एक लड़का वॉशिंग मशीन बनाने का काम करता है। कुछ समय पूर्व वह घर पर मशीन को ठीक करने आया था। उसी दौरान उसकी पत्नी से दोस्ती हो गई। दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। पति ने बताया कि उन्हें कुछ लोगों ने ये जानकारी दी कि उसकी अनुपस्थिति में लड़का कई बार उसके घर भी देखा गया है। शनिवार की रात में पत्नी रिश्तेदारों के यहाँ जाने की बात कहकर निकली और उसी लड़के के साथ चली गई। इस बात की जानकारी पति को पहले से ही थी। उसने दोनों को फील खाना में रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद वहीं सड़क पर उसने पत्नी और उसके प्रेमी को लात घूंसों और चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस सभी को थाने ले आई। यूपी सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों की यूनिफॉर्म वितरण का कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया गया था, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने इस काम को और सरकार की मंशा को पलीता लगाना शुरू कर दिया। सरकार ने कहा था कि गांव की ग्रामीण महिलाओं को उनकी आजीविका चलाने के लिए उनको घर में ही रोजगार दिया जाएगा और प्रधानमंत्री ने लोकल को वोकल का नारा देकर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कही थी, लेकिन ये सब बातें धरी की धरी रह गईं। शिक्षा विभाग में हुई ड्रेस घोटाले की जब परतें खुलना शुरू हुई तो अच्छों की पैरों तले जमीन खिसकना शुरू हो गई। सरकार ने एक बच्चे की ड्रेस के लिए 600 रुपये की धनराशि भेजी है, लेकिन सरकार के नुमाइंदों ने ही अपनी जेबें भरने के लिए बच्चों की ड्रेस को ही निगल लिया। जिले के बेसिक शिक्षा के मुखिया ने एक आदेश जारी किया कि प्रत्येक विद्यालयों को बच्चों की ड्रेस की सिलाई ग्रामीण महिलाओं से बनी समूह से करवानी है, लेकिन उनके अधीनस्थों ने साहब का आदेश मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, विद्यालय के प्रधानाध्यापकों ने तो यहाँ तक कह डाला कि आखिर बीएसए होते कौन हैं जो हमें बताएंगे कि ड्रेस क्या होती है और कहाँ से खरीदनी होगी, क्योंकि ड्रेस में मिलने वाली मोटी रकम पर उन्हें डाका डालना था। और हुआ भी ऐसा ही। प्राइवेट फार्मों से मोटे कमीशन पर ड्रेस खरीद कर पूरा मुनाफा अपनी जेबों में भर लिया और बच्चों को घटिया ड्रेस पकड़ा दी। कमीशन को अध्यापक और खंडा शिक्षा अधिकारी ने मिलकर बंदरबांट कर लिया। उधर महिलाओं ने अपनी आवाज़ को उठाने के लिए जालौन में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। नारेबाजी होने लगी। आनन फानन में पुलिस बुला ली गई और महिलाओं की घेराबंदी शुरू हो गई। जब बात नहीं बनी तो मौके पर बीएसए जालौन खुद आए और अपनी सफाई देते हुए बोले कि आपको जो काम दिया गया है वह काम आपका ही रहेगा। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारा नाम शकुंतला पटेल है और मैंने जय माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह बनाया था और रामनगर का हमारा बना हुआ है। और सरकार ने पिछली साल हमसे कहा था कि ये बताइए आप समूह, और समूह से आपको रोजगार मिलेगा डूडा में। जब मैं गई डूडा बाबू ने कहा, इसके बाद में इन्होंने काम दिया सिलाई इसका ड्रेसों का कि समूह द्वारा सिली जाएंगी और स्कूलों में सप्लाई होगी। तो कुछ स्कूल यहाँ उरई में हमें दिए गए थे, तो सभी जो स्कूल हमको दिए गए थे उन 5 स्कूल हमारे लिए हमसे छीन लिए गए। दूसरे ठेकेदारों से दिलवा दिए टीचरों ने। और ये जो हमारी ड्रेस है पिछली साल वाली भी पड़ी हुई है और हमें इन्होंने आदेश देने के बाद भी हमारी सिली हुई ड्रेस है स्कूलों में अध्यापकों ने नहीं। स्वयं सेवी सहायता की महिलाओं के साथ इसी कलेक्ट्रेट परिसर में चाहे आन बान शान जान की भी बात आ जाए, जहां इन लोगों का पसीना गिरेगा वहां अपना खून डालने का काम करेंगे और इनको अधिकारियों को घेरेंगे, इनको इनकी क्षमता बताएंगे, ये भ्रष्टाचार को उजागर करके इनको न्याय दिलाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। इन महिलाओं ने इसको ड्रेस घोटाला नाम दिया, क्या लगता है आपको कितना बड़ा घोटाला होगा? घोटाला है, अभी 8 करोड़ का घोटाला मेरी संज्ञान में जो है 8 करोड़ का घोटाला है ये। तो सिलाई के लिए तो समूह की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, तो
उस आधार पर इस जनपद में लगभग अब तक 35,000 बच्चों को ड्रेस सिलने के लिए स्वयं सहायता महिलाओं को दिया गया। जितनी भी महिलाएं हमारे कार्यालय आई, मैंने सबको इलाज किया या किसी अनालम के माध्यम जितने पत्र आए उनके माध्यम से हमने महिलाओं को दे दिया। उनकी बात यह है कि हमको विद्यालय से कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ मिले कुछ नहीं मिल पा रहे। अभी सूची मिल गई है, मैं तत्काल वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी और टीचर को बुलाता हूँ। इनका आरोप है सर कि जब ये विद्यालय में जाती है ड्रेस के कपड़े के लिए तो उन्हें भगा दिया जाता है वहाँ से। कभी हमको मैंने कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझको तत्काल मेरे सीधी नंबर या पर्सनल नंबर पर कॉल करेगा। अब तक इन्होंने किसी ने कॉल नहीं किया और सीधे यहाँ आई थी। अभी मैं इनसे वार्ता कर रहा हूँ। जहाँ इनका कहना है सर अध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारी इनसे कमीशन की बात करते हैं कि हमें कितना दिया जाएगा, तो सीधे जाँच करवा के कार्रवाई कर दूंगा। खंड शिक्षा अधिकारी टीचर खिलाफ दोनों। संसद के मानसून सत्र के दौरान 14 सितंबर को राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव होगा और इसे लेकर विस्तृत सूचना जारी होगी। चुनाव की तारीख तय करने संबंधी सूचना राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा की ओर से संसदीय समाचार भाग 2 में प्रकाशित कर दी गई है। उच्च सदन के गठन से अब तक उपसभापति के 20 चुनाव हो चुके हैं और 13 हस्तियां इस पद पर आसीन रही हैं। इसी क्रम में ये 21वां चुनाव होगा। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन उच्च सदन में उपसभापति का चुनाव होगा। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने उपसभापति पद के निर्वाचन के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की है। उपसभापति का पद 9 अप्रैल 2020 के बाद से खाली है। सभापति ने राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 7 के तहत ये तारीख तय की है। चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू होगी। उपसभापति के लिए पिछला चुनाव 9 अगस्त 2018 को हुआ था और एनडीए उम्मीदवार हरिवंश ने विपक्षी कांग्रेस उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद को मात दी थी। सीधे मुकाबले में हरिवंश को 125 और बीके हरिप्रसाद को 105 वोट मिले थे। बीते 9 अप्रैल को जेडीयू सांसद हरिवंश का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से ये पद खाली है। इस बीच हरिवंश उच्च सदन के लिए बिहार से फिर से निर्वाचित हो चुके हैं। 1952 के बाद उच्च सदन में उपसभापति के पद पर सिर्फ 3 गैर कांग्रेसी दलों के नेता ही काबिज हो सके हैं। 1969 में रिपब्लिकन पार्टी के बीडी खोबड़ागड़े, 1972 और 1974 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के गोदे मुराहरी और 2018 में एनडीए उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू के हरिवंश चुने गए। राज्यसभा इतिहास में 20 में से 14 चुनाव आम सहमति से हुए और किसी वोटिंग की नौबत नहीं आई। हालांकि इस बार चुनाव आम सहमति से होगा या फिर शक्ति परीक्षण की नौबत आएगी, इसे लेकर अगले कुछ दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। राज्यसभा में उपसभापति को सभापति की गैर मौजूदगी में सदन का संचालन करना होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(2) के तहत व्यवस्था है कि राज्यसभा की उपसभापति का पद रिक्त होने के बाद सदस्यों के बीच से ही चुनाव कराया जाए। इसमें चुनाव आयोग की जगह सभापति की भूमिका सबसे अहम होती है, जो तारीख तय करते हैं। राज्यसभा महासचिव की ओर से इस बारे में सदस्यों को सूचना दी जाती है। ये निर्वाचन प्रस्ताव के तहत होता है, जिसकी स्वीकृति पर उपसभापति चुने जाने की घोषणा सभापति करते हैं। बुरहानपुर जिले के नैपा नगर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे लोग अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। उनका कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। खकनार तहसील के ग्राम ताजनापुर से सिंधी नाला जाने वाला मार्ग 8-10 साल से पूर्व राजेंद्र दादू द्वारा उद्घाटन किया गया था, लेकिन अभी तक वहाँ रोड निर्माण नहीं हुआ। अगर हम स्कूल जाते हैं तो हमें बहुत समस्या आती है, जबकि 8 बजे से घर से निकलते हैं तो वहाँ 11:15 बजे पहुँचते। हम क्लास में सबसे फर्स्ट है, इसके लिए सर हमें 1-2 दिन माफ भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा समस्या है। इस कारण से सर हमें स्कूल से भगा देते हैं और अगर घर का राशन लेने दुकान पे जाते हैं तो दुकान पे जाते जाते बहुत टाइम हो जाता है और अगर नाला रोक लेता है तो यहाँ पे ही हमें बैठना पड़ता है 2-4 घंटा और बाद में जाना पड़ता है आगे। ऐसी स्थिति है, गारे में फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति है इस सड़क की। सरकार से क्या मांगे आप लोगों की? कि ये सड़क जल्द से जल्द बनवाए हमारे, क्योंकि हमारे स्कूल की इतनी प्रॉब्लम ज्यादा है। अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है। हमारे मम्मी पापा हमें स्कूल तक छोड़ने तो जाते हैं, लेकिन रोज नहीं आ सकती। इस कारण से हमें पैदल ही अकेले जाना पड़ता है और यहाँ से रोड भी नहीं है। कितने सालों से समस्या चल रही है आपकी? करीबन 8-9-10 साल तक। रोड न बनने से राहगीरों को काफ़ी परेशानी होती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल तक पहुंचने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाजार के लिए जाना है तो मोटरसाइकिल तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल होता है। इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। लेकिन अब ग्रामीणों ने ठान लिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। समस्या है भैया आप लोग? हमारे रोड के मांग करना है, क्योंकि ये नेता लोग आ जाता है, ये चुनाव के लिए मेन आदमी कार्यकर्ते, जब भी इतना पब्लिक मेरे को गालियां मार रहे, रोड के परेशान चल रहे, इसमें गारे में चलने के बच्चे भी परेशान हो रहे और पब्लिक भी, बाजार गाड़ियां बैलगाड़ी भी निकल रही मेन रोड, और पब्लिक मेरे को सता रही बार बार चुनाव के लिए आ जाना, और ऐसा जैसा करके मेरे को बोल रही पब्लिक, और मैं कब तक सुनेगा? कार्यकर्ता मैं आदमी हूँ, हमारा यही मेन आदमी। हाँ, मेन आदमी मैं हूँ, उसके लिए मेरे को सताते गांव वाले, सामरिया, भुरला टांडा, सिंधी नाला, पूरा मेरे को घर आके गालियां मारने लग गई, क्योंकि परेशानी आ रही पब्लिक को। गारे में चुनाव के लिए तो आ जाता, और रोड के लिए कोई दिख नहीं रहा करके लेडीज जिनसे ये सब बोल रही मेरे को। अच्छा। तो कोई परेशान कोई दिख नहीं रहा हमारा। अच्छा, ये कितने सालों से समस्या चल रही है आप लोगों ये 10-20 साल हो गए, अपन 10 साल से ज्यादा। ये पानी के कारण से बहुत पब्लिक, ये पढ़ने वाला बच्चे कोई भी राशन लेने के लिए जाता तो नाले उतर देता, तो हम पूछाना आते, तो हम भी कहीं चले जाते तो बच्चे रुक के वहीं गारे में। रोड नहीं बना तो आप लोग क्या करोगे? हम चुनाव के लिए हम रुक देंगे। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में चचेरे भाई बहन की हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। चचेरी बहन ने ही रिश्तों को शर्मसार करते हुए दोनों बच्चों की हत्या की थी। पुलिस की माने तो डबल मर्डर के मामले में पकड़ी गई आरोपी चचेरी बहन मनोरोगी है। पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। एसपी स्वप्निल ममगाई ने बताया कि लालगंज क्षेत्र के कुंडवल गांव की रहने वाली रूबी और दीपक की हत्या करके दोनों के शव झाड़ियों में फेंक दिए गए थे। रूबी बीते 19 अगस्त को, जबकि उसका चचेरा भाई दीपक 1 सितंबर को गायब हुआ था। एसओजी प्रभारी अमरेश कुमार त्रिपाठी, लालगंज कोतवाल राकेश सिंह, सदर कोतवाल अतुल सिंह और महिला थानेदार संतोष कुमारी ने पड़ताल के दौरान घटना में शामिल मृत भाई बहन की चचेरी बहन श्यामकली को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि पकड़ी गई श्यामकली मनोरोगी है। उसके मन में सीरियल किलर बनने के ख्याल आते थे। इस वजह से उसने खून के रिश्ते को तार तार करके चचेरे भाई बहन को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने श्यामकली को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कोविड-19 की जांच अनिवार्य करने का फैसला किया गया है। इसे लेकर जारी प्रपत्र के मुताबिक उन अधिकारियों और कर्मचारियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा जो सदन से संबंधित ड्यूटी में रहेंगे। ये टेस्ट 14 सितंबर यानी सोमवार को मॉनसून सत्र की शुरुआत से 72 घंटे पहले होगा। बाकी कर्मचारियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट 7 सितंबर से शुरू होगा। 7 सितंबर को रिसर्च और लाइब्रेरी, प्रश्न शाखा, मैसेंजर सर्विस और SMTS का टेस्ट सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे के बीच संसद भवन स्वागत कार्यालय के काउंटर A और B पर होगा। 8 सितंबर को स्थापना कमेटियों से जुड़े सेक्शन, विभिन्न इकाइयों और प्रेस मीडिया सेक्शन का टेस्ट होगा। 9 सितंबर को संसद सुरक्षा सेवा निदेशक, अपर निदेशक और समकक्ष अधिकारियों का टेस्ट कराया जाएगा। राज्यसभा टीवी कर्मियों का टेस्ट 10 सितंबर को होगा। 11 सितंबर को सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव से लेकर महासचिव कार्यालय और अन्य कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों का टेस्ट होना है। कोविड-19 के मद्देनजर किए जा रहे उपायों के तहत मॉनसून सत्र के दौरान संसद में पब्लिक गैलरीज में किसी भी आगंतुक को प्रवेश नहीं मिलेगा। राज्यसभा के 252वें सत्र के दौरान प्रेस गैलरी को छोड़कर लोकसभा और राज्यसभा चैम्बर और गैलरीज में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत उच्च सदन के सांसदों को बिठाने की व्यवस्था की जा रही है, इसलिए पब्लिक गैलरी के पास जारी नहीं होंगे। सचिवालय के नोटिस ऑफिस की ओर से इस बारे में एक परिपत्र जारी कर अधिकारियों को गैलरीज के पास का अनुमोदन नहीं करने को कहा गया है। राज्यसभा सचिवालय ने विभिन्न स्कूलों, कॉलेजेस और सरकारी संस्थाओं से छात्रों और अधिकारियों के लिए पास जारी करने का अनुरोध नहीं करने को कहा है, क्योंकि गैलरियों की उपलब्धता 252वें सत्र के दौरान नहीं रहेगी।
यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी के हरिद्वार पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अमरदीप रोशन ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्वागत किया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने डिजिटल रोजगार रैली का भी शुभारंभ करने की बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आने का मकसद ये है कि उत्तराखंड में जितने भी बेरोजगार मजदूर हैं, युवा हैं, वो रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। आज उत्तराखंड की सरकार की आंख खोलने का काम यूथ कांग्रेस करेगी। सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन करके बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम करेगी, क्योंकि केंद्र की सरकार विफल हो चुकी है और सही नेतृत्व तो सिर्फ कांग्रेस सरकार ही कर सकती है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस मजबूती से है, हमेशा रहा है। जो हमने आज रोज़गार दो कैंपेन लॉन्च हो रहा है पूरा देश भर, सबसे ज़्यादा आज इस समय में युवा आत्महत्या कर रहा है। बट ये सरकार, गंगे बेरे निकम्मे सरकार, इस देश का युवा के बारे में सोचने को तैयार नहीं है। सबसे युवा देश है, उसमें 65% सबसे ज़्यादा युवा है। और नरेंद्र मोदी जी सत्ता पे आने के पहले बड़े बड़े लेवल पे वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, 12 करोड़ 6 साल में 12 करोड़ नौकरी देने का था, अभी तक नहीं दे पाया। जो जानलेवा नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स के वजह से 12 करोड़ नौकरी छीनने का काम किया। अभी इस कोविड के समय में कम से कम 15 करोड़ नौकरी जॉब जो लॉस हो चुका है, उसके पास इनके पास कोई शब्द नहीं है। नरेंद्र मोदी 1.5 मिनट वीडियो बनाने के लिए, मोर को दान खिलाने के लिए कम से कम 6 बार कपड़ा चेंज किया, 12 घंटा उस मोर को भी दंग करके उसके साथ ड्रामा करने का काम किया। 2 मिनट इस देश का युवा जो सड़क पे घूम रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसके बारे में बात करने को इनके पास समय नहीं है। आप पत्रकार लोग हैं, इनका वित्त मंत्री को पूछा क्या है, जॉब लॉस के बारे में क्या कहना है, जीडीपी के बारे में क्या कहना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवास जी पूरे देश भर में एक रोजगार दो अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसी शुरुआत को लेकर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर एक पीसीसी करेंगे। उस पीसीसी के माध्यम से आज इस अभियान की शुरुआत होगी। इस अभियान के माध्यम से हम अपनी प्रदेश की और देश की केंद्र सरकार से सवाल करेंगे कि आखिर इन युवाओं का रोजगार कहाँ है। जो युवाओं की देश भर में लगभग पूरी एक पीढ़ी बर्बाद होने के कगार पर थी, उसी बर्बादी को रोकने के लिए और सरकार को जिताने के लिए जल्द से जल्द युवाओं के रोजगार की व्यवस्था की जाए। उस व्यवस्था के लिए आज सरकार से मांग करने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और समस्त राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पधार रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।